और बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, वहां पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ढहने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:30 बजे यह हादसा हुआ है। इसमें 13 मजदूर जख्मी हो गए हैं। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई में एक फ्लाईओवर हादसा हुआ है। फ्लाईओवर के ढहने से 13 मजदूर इसमें घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, सुबह सुबह यह हादसा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसकी पहली झलक सामने आई है। नींव भरे जाने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज तक को वहां के निर्माण की कवरेज का मौका दिया। नींव भरने के लिए 48 लेयर पत्थरों को ढाला गया है। निर्माण के इस चरण के पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दिसंबर 2023 तक मंदिर के द्वार खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की नींव भर गई है। राम भक्तों के समर्पण की जीत सामने दिख गई है। अयोध्या में राम की ठौर के निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ है। हम इस वक्त राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां मंदिर निर्माण हो रहा है। पहला चरण कहा जा रहा है पूरा हो चुका है और उसकी जो प्लिंथ है, जहां से मंदिर की शुरुआत होनी है, वहां तक का काम इस वक्त चल रहा है और इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण इसके ऊपर शुरू होगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के गर्भगृह पर बैठकर भूमि पूजन किया था। तब से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के निर्माण का काम देख रहा है। कोरोना की बाधा के बावजूद मंदिर निर्माण का काम बेरोक टोक चला है। सर, हमें ये जो पूरी चट्टान, ये पूरा जो जगह दिख रहा है और साथ साथ उसके चारों तरफ ये खुदाई भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमें एक ध्वज भी दिखाई दे रहा है जो लगा हुआ है। तो क्या गर्भगृह वही है और ये चारों तरफ का जो इस वक्त बना हुआ दिख रहा है, ये क्या होने जा रहा है? जहाँ झंडा दिख रहा है वो वही स्थान है जहाँ पिछले 70 साल से भगवान विराजमान थे। ये वही स्थान है जहां 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती पर बैठकर पूजन किया। ये वही स्थान है जहां भविष्य में गर्भगृह बनेगा और भगवान का आसन लगेगा। मुख्य मंदिर करीब 3.25 एकड़ जमीन पर बन रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधाओं समेत पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स तकरीबन 10 एकड़ जमीन पर फैला रहेगा। 3 तलों वाले राम मंदिर में प्रथम तल पर रामलला विराजमान होंगे और उस तल पर 160 खंबे होंगे। राम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। नींव भरने के लिए जमीन के भीतर 48 लेयर चट्टानों की ढलाई हुई है। जमीन के नीचे एक चट्टान की ढलाई की गई है। ये चट्टान गर्भगृह पर 14 मीटर गहरी है, मोटी है। गर्भगृह छोड़कर अन्य स्थानों पर ये 12 मीटर मोटी है। अगर पूरा वॉल्यूम निकालें तो 11,000 घन मीटर चट्टान है। एक प्रकार से जमीन को पत्थर बना दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में जितने हिस्से में चट्टान है उसमें मिट्टी नहीं है। तो ये अपने में एक अनोखे प्रकार की नींव है। अयोध्या में बन रहे इस राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का काम दिसंबर 2023 से शुरू हो जाने की उम्मीद है। हालांकि पूरा मंदिर बनने में 2025 हो सकता है। बनवीर के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। मुंबई के
देखिए, धारावी ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जीती, उस धारावी मॉडल की देश विदेश में तारीफ हुई है। धारावी जैसे घनी आबादी वाले स्लम में कोरोना संक्रमण काबू में करना बहुत बड़ी चुनौती थी। बीएमसी के अधिकारी, जिनके नेतृत्व में धारावी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द धारावी मॉडल। मार्च 2020 देश में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। केस नाम मात्र के थे, पर संक्रमण शुरू में ही रुक जाए ये सोचकर सरकार ने मार्च के तीसरे हफ्ते में देश भर में लॉकडाउन लगा दिया। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ये बीमारी बड़ी आफत बन सकती थी, इसलिए कोरोना को रोकने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ वो उपाय किए जाने लगे। सब कुछ बंद था, लोकल तक बंद कर दी गई, पर जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मुंबई में कोरोना का पहला केस मिलने के 20 दिन बाद 1 अप्रैल 2020 को धारावी स्लम में कोरोना का पहला मरीज मिला। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की आबादी करीब 8 लाख है। 10 बाय 10 के कमरों में यहाँ 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। यहाँ संक्रमण किस रफ्तार से फैल सकता था, कैसी त्राही मचा सकता था, इसका अंदाजा बीएमसी को था। चुनौती बहुत कठिन थी, मगर बीएमसी का निश्चय भी उतना ही दृढ़ था। इसी दृढ़ निश्चय के साथ धारावी में कोरोना की जंग जीत ली गई, जिस पर बीएमसी के सहायक आयुक्त किरण दिगावकर ने किताब लिखी है। इन्हीं के जी नॉर्थ वार्ड में धारावी इलाका आता है। किताब धारावी मॉडल का विमोचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। फोन करून विचारत होते की धारावीत काय झालं, आज किती केसेस आहे, किती लोकांचे मृत्यू झाले। दर अर्ध्या तासाला रिपोर्टर फोन करत होते की काय झालं, किती झालेत असं। तर एक दिवशी अचानक रात्री 11:45-12च्या दरम्यान मला फोन आला की मुख्यमंत्री साहेबांना तुमच्याशी बोलायचं। तर मला वाटलं की आता ते परत विचारतील आपल्याला की किती केसेस झाल्या आणि आता कसं काय करणार आहे तुम्ही, काय काय झालं। म्हणून मी घाईघाईमध्ये सगळं शोधत होतो की आजच्या केसेस किती पॉझिटिव्ह आहे, किती मृत्यू आहेत असं। आणि सरांनी फक्त एवढाच प्रश्न विचारला मला की तुम्ही कसे आहात, तुमच्या फॅमिलीमध्ये किती लोक आहेत, मुलं किती आहेत, तुम्हाला घरी काळजी घेता येत ना, आई वडील बरोबर आहेत का, काय वय आहे त्यांचं। तर सगळ्यांची काळजी घ्या, आधी स्वतःची काळजी घ्या, मास्क घालत जा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हे करा। दिगावकर ने अपनी किताब में बताया है कि धारावी में कोरोना से लड़ाई जीतने का मूल मंत्र था 4T: ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। इसी का इस्तेमाल कर धारावी पहली लहर में कोरोना की लड़ाई जीता, और जब देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरसा रही थी, तब धारावी में कई बार शून्य केस आए। किताब में दिगावकर ने बताया है कि कैसे दुनिया जब कोरोना के नाम से थर्राती थी, तब बीएमसी कर्मचारियों ने धारावी में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की, कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट किया। यही नहीं, धारावी स्लम इलाका है, यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान यहाँ खाना भी बांटा गया। काफी संस्थाओं ने भी धारावी निवासियों की मदद की, उनका भी किताब में जिक्र है। काफी लोगों की इसमें मेहनत है, काफी नीचे के डॉक्टर्स है या फिर इंजीनियर्स है, काफ़ी धारावी के रहने वाले लोग हैं, कोई एनजीओज है, कॉरपोरेट्स है, इन सब ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स है जिनकी जाने गई है धारावी में काम करते हुए, काफ़ी इंजीनियर्स है, और काफ़ी हमारा एक इंस्पेक्टर था कि जो खाना बांट रहा था तो उसको इन्फेक्शन होके उसको भी। बड़ी खबर आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। आपको हम बता दें, यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में यूपी के सभी स्कूल कॉलेजों को 2 दिन के लिए सरकार ने बंद रखने का ऐलान किया है। बाराबंकी में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको हम बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है और इस बारिश के कहर से लोग बेहाल हैं। आप देख सकते हैं सड़कें जो है वो नदियां बन गई हैं, दरिया की तरह बह रही है सड़कें। और इस बीच जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पानी से लोग बेहाल है, क्योंकि लगातार यहाँ बारिश हो रही है। अगले 2 दिन भी बताया जा रहा है यहाँ भारी बारिश होगी। बाराबंकी में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। अलग अलग घटनाओं में बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। बारिश को देखते हुए आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बारिश से लोग बेहाल हैं।
सितंबर का आधा महीना पार हो चुका है, लेकिन आसमान से गिरने वाले बूंदों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुरुवार की बारिश ने तो शहर में मुसीबतों का समंदर तैयार कर दिया है। पूरे राज्य में हो रही बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्कूल और कॉलेजों को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। ये है यूपी की राजधानी लखनऊ। पूरी तरह पानी पानी, सड़कें बन गई समंदर। स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल। जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा है, जिस तरह पूरा शहर लबालब है, उससे तो एक बारगी आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इटली का शहर वेनिस है या फिर यूपी की राजधानी लखनऊ। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरा शहर लबालब है। लखनऊ के आम इलाकों की बात छोड़ दीजिए, जो पॉश इलाके हैं वहां भी सड़कों के साथ साथ घरों में पानी घुसा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेन गेट के पास पानी भर गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में पानी भरा हुआ है। पूरे माल एवेन्यू का कमोबेश यही हाल है। मूसलाधार बारिश से आरटीओ कार्यालय भी जलमग्न हो गया है। आरटीओ एआरटीओ के कमरों समेत रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया है। ये हम विधानसभा का ये गेट नंबर 8 है। विधानसभा मेरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये पीछे का आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, वो पानी में कहीं गड्ढे की वजह से कई गाड़ियां भी रुकी हुई हैं तमाम जगहों पर, और ये पानी भरा हुआ है लगातार बारिश के चलते। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, लखनऊ के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। बारिश में डूबे लखनऊ में लोग मदद की गुहार किससे लगाएं, क्योंकि यहाँ तो सरकार के मंत्रियों के घर भी डूबे हैं। देखिए, ये है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी का घर, जो जलमग्न हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी के घर में तक पानी भरा हुआ है। ये डालीबाग कॉलोनी, ये मंत्री आवास है, वीवीआईपी कॉलोनी कही जाती है, जहां पर मंत्री तमाम बड़े अफसर रहते हैं। इसी में डालीबाग गेस्ट हाउस है। एक पॉश इलाका है राजधानी लखनऊ का, और वहां पर हाल ये है कि लगातार बारिश के चलते मंत्री जी के घर में पानी भरा हुआ है। और अब हम बाहर चल रहे हैं। बाहर का नजारा भी आप देखिए कि बाहर पूरी सड़कें लबालब भरी हुई हैं। देखिए जरा किस तरह से मूसलाधार बारिश में लखनऊ डूबा डूबा सा है। सड़कों पर घुटने से लेकर कमर भर पानी भरा हुआ है। अस्पताल में लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ तो बारिश में अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने घुटने भर से ज्यादा पानी भरा है और पानी में कार फंस गई है। लखनऊ के तमाम पॉश इलाकों के साथ साथ राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है, जो एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ के सामने की सड़क का भी नजारा आप देखिए कि कैसे लबालब सड़कें भरी हुई हैं। जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं, गाड़ियों की लंबी कतार है। पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने पूरे लखनऊ शहर को बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश से कई मोहल्लों में कमर भर पानी घुस गया है। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहा भी डूबा हुआ है। हजरतगंज के पास बालू अड्डा कॉलोनी तो समंदर बनी हुई है। इंसान ही नहीं, बेजुबानों की जिंदगी पर भी संकट है। लखनऊ में हजरतगंज, चारबाग, चौक, केसरबाग, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, बालाघाट, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कहीं बिजली के खंभे गिरे हैं तो दर्जनों पेड़ भी गिर गए हैं। जिनके घरों में पानी भरा है, वे नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बारिश में जल भराव के आगे नगर निगम पनाह मांग रहा है। शहर में मौजूद सभी 48 पंप स्टेशनों को चालू करा दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। रात्रि से लगातार बारिश होने के कारण शहर में कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।
इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन सभी को चालू करा दिया है, सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होना था, लेकिन भारी बरसात ने रैली पर पानी फेर दिया, रंग में भंग पड़ गया। पंडाल में पानी भर गया, हेलीपैड जलमग्न हो गया। जहां रैली होनी थी वहां घुटने भर तक पानी लग गया, सारे इंतजामों पर पानी फिर गया। देखिए किस तरह यहां पानी भरा हुआ है। जनसभा स्थल पर कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। आशीष और सत्यम मिश्रा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों और जिलों में भी बारिश से हाहाकार है। बाराबंकी में बारिश की वजह से दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर में भी यमुना उफान पर है। कानपुर, इटावा और औरैया में भी हालात अच्छे नहीं हैं। नदियों की धार में तेजी है और शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा है। लगातार 3 दिनों की बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज को दरिया बना डाला। शहर के निचले इलाकों की बात ही छोड़ दीजिए, जो इलाके ऊंचाई वाले माने जाते हैं, वहां भी अब पानी का ही साम्राज्य है। सड़कें जलमग्न हैं, मोहल्ले की गलियां भी लबालब हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने की जरा हालत देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये थाना पानी के भीतर ही बना हुआ है। थाने की 1 इंच ऐसी जमीन नहीं है जहां पानी ना भरा हो। थाने का फर्नीचर डूब चुका है। थाना अध्यक्ष के केबिन में भी पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि पुलिस वाले कुर्सी और मेजों पर बैठे हैं। पूरे थाने का हाल बेहाल है। पानी भरने से हमारे मालखाना में, मेस में, बैरिक में सब जगह जलमग्न हो गया है। यहाँ के कर्मचारी भोजन भी नहीं पा रहे हैं इस समय, और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे थाने में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन समस्याएं तो है ही है। लेकिन हम लोग को ड्यूटी भी तो करना है, और ड्यूटी करने में भी दिक्कत तो ये हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन का हाल ये है कि यहाँ प्लेटफॉर्म की पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। जगह जगह घुटने भर से लेकर कमर भर तक पानी भरा हुआ है। शहर की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं, जहां लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जब पानी बरसता है तो गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते लोग। अब हम लोग जा रहे थे, देखिए लौट रहे हैं यहाँ से। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम इतना पानी है सर। यूपी के फतेहपुर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के चलते यमुना और ससुरखरेती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। ग्रामीण यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। से पानी बरसने की वजह से हमारे गांव का संपर्क टूट जाता है, हमारे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर यही पुल बना होता तो हमें आने जाने में आसानी होती। यूपी के कानपुर में भी लगातार हो रही बारिश में शहर समंदर बन गया है। जगह जगह पानी भर गया है। जूही रेलवे अंडरपास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां जल भराव से निजात नहीं मिली। इस अंडरपास में एक ट्रक फंस गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कृपया ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण जो जर्जर मकान लगातार हो रही बारिश से कानपुर में जर्जर मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। महीने भर पहले जर्जर मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब कानपुर पुलिस घूम घूम कर लाउड स्पीकर पर लोगों से जर्जर मकानों को खाली कर देने की अपील कर रही है। जिन लोगों के जर्जर मकान हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो सतर्क रहें और अपने तथा अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इटावा में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो गया। मैनपुरी फाटक के पास बने अंडरपास में पानी भर गया। बड़े वाहन तो इसमें से पार हो गए, लेकिन छोटी गाड़ियां और दोपहिया वाहन बंद हो गए। लोगों ने धक्का मारकर फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। यूपी के गाजियाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते कई जगह लंबा जाम लग गया। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह दफ्तर जाने वालों को हुई। ये तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां एक शहीद सैनिक दिनेश कसौधन को लोग आखिरी विदाई दे रहे हैं। शहीद दिनेश कसौधन का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई।
बारिश होती रही लेकिन लोग वहां खड़े रहे। शहीद की विदाई में शायद आसमान भी आंसू बहा रहा था। बारिश के बीच ही शहीद को सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।